एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए कंपनीज एक्ट का वन शॉट। जैसे मैंने बाकी सारे चैप्टर करवाया बिल्कुल वैसे ही। तो जल्दी से करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं अपने नोट्स से करूँगा। ये क्लास जैसे अपलोड होगी नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपनीज एक्ट में, एंड एक बात और ध्यान रखना कि मैंने कंपनीज एक्ट शॉर्ट सीरीज में भी करवाया है एंड अभी ये लॉन्ग वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो तुमने कंपनीज एक्ट 2 बार रिवाइज किया और ये 21 मार्क्स का आता है भाई। बहुत ज़्यादा वेटेज है इसको। बस तुम्हें अब बस प्रैक्टिस करना है ये वीडियो देखने के बाद। पूरा देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि मैं और क्या क्या तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। सो कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, सेक्शन बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, शेड्यूल बताते हैं फॉर्मेट उसको बनाने का, एंड चैप्टर उसके बारे में बात करते हैं। फिर सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 1, जो कि बताता है अप्लीकेबिलिटी के बारे में। अप्लीकेबिलिटी के बारे में तो सबसे पहला जो होता है, दो तरीके से अप्लीकेबल है, यानी कंपनीज एक्ट इंडिया में दो तरीके से अप्लीकेबल है। पहला कैसे, होल ऑफ इंडिया, यानी एरिया वाइज अगर देखा जाए तो कंपनीज एक्ट कहाँ तक अप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया तक अप्लीकेबल है। पर्सन वाइज पे आए तो यानी एंटिटी वाइज। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। एंटिटी वाइज मतलब कोई भी कंपनी जो कि रजिस्टर हुआ है इस एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में, उस पर ये कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल है। द आंसर इज यस। ठीक है, उसके बाद कोई बैंकिंग कंपनी है उस पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, बट अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। इन सिंपल समझो, बैंकिंग का अपना एक एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BRA एक्ट 1949, और एक कंपनीज एक्ट है। ठीक है, दो एक्ट हैं। अब मान लो कभी कभी होता है क्या, कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है करने को एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोल रहा है कुछ करने, यानी दोनों अलग अलग हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। वो बोल रहा है कि ये करो और ये बोल रहा है कि ये मत करो। तो उस सिचुएशन में किसकी बात सुनना है? उस सिचुएशन में तुम्हें बैंकिंग कंपनी हो अगर तुम, तो तुम्हें बैंकिंग कंपनी के रेगुलेटरी के एक्ट की बात सुनना है। यानी किसकी सुनना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की। यानी जो भी कंपनी जिसके अंडर है वो अपनी बात सुनेगी। यानी अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी होता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जीत जाएगा कंपनीज एक्ट से। यहाँ तक समझ में आया? सेम इंश्योरेंस कंपनी भी हुई, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी सेम चीज़ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट जो है वो जीत जाएगा कंपनीज एक्ट से। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कोई कंपनी फॉर्म हुआ स्पेशल एक्ट के द्वारा, जैसे कि ICAI, RBI, फिर कोई कंपनी फॉर्म वाइड नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजट में देकर, तो वो सब कंपनी अप्लीकेबल होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 डिफाइन करता है, सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि रजिस्टर होती है इस एक्ट में और अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में। अब ये डिफिनेशन तुम एग्जाम में लिखोगे, घंटा तुम्हारा मार्क्स तुमको नहीं मिलने वाला है। उन्होंने लिखा वो चलेगा, बट तुम नहीं लिख सकते ये डिफिनेशन कि कंपनी मीन्स एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर हुई है इस एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में। ये तुम नहीं लिख सकते। तुम्हें बताना होगा उस डिफिनेशन के साथ ये फीचर्स। सबसे पहला फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी मेंबर दोनों अलग अलग हैं। तुम कंपनी के लायबिलिटी के लिए मेंबर को लायबल नहीं कर सकते हो। इन द आई ऑफ लॉ बोथ आर डिफरेंट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कंपनी खुद के नाम पर सब काम करेगा। अब देखो, नेट अगर नहीं चलता है, मान लो सपोज करो जियो है तुम्हारे पास, तो तुम क्या बोलते हो कि यार मुकेश अंबानी जी नेट नहीं दे रहे, अंबानी जी नेट नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ तुम अंबानी जी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अंबानी जी और रिलायंस दोनों अलग अलग है। नेट नहीं मिल रहा है इसका कारण है जियो, ना कि अंबानी जी। नेट में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तुमको, तो इसका प्रॉब्लम जियो के पास तुम लेकर जाओगे, ना कि अंबानी जी के पास लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। फिर होता है एक परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी जन्मान्वो जन्मान तक चलते आती है। टाटा कंपनी टाटा जी के पापा ने ही स्टार्ट किया था, दादाजी ने स्टार्ट किया था, तो अभी तक टाटा जी भी अब चले गए। लेकिन क्या कंपनी बंद हो गई टाटा की? नहीं, कंपनी बंद नहीं हुई, यानी परपेचुअल सक्सेशन है। मेंबर तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी यहीं थी, यहीं है और यहीं रहेगी जब तक कि इसको पेपर पे वाइंडिंग अप का प्रोसेस से वाइंड अप ना किया जाए। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, पर कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है।
लीगल पर्सन है आर्टिफिशियली क्रिएटेड, यानी कि इट इज क्लॉथेड विद द राइट ऑफ इंडिविजुअल। एक इंसान का कपड़ा पहना दिया गया है कंपनी को और उसको एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बना दिया गया है। इस कारण से तो कंपनी अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट खोल सकती है, किसी पे अपने नाम पर केस कर सकती है, खुद के नाम पे केस खा सकती है, खुद के नाम पे एसेट खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है, खुद के नाम पर सारे काम कर सकती है, इंकर कर सकती है लाइबिलिटी। तो कंपनी को कपड़ा पहना दिया गया है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन सील। कंपनी को के पास कॉमन सील होता है, जैसे एक इंसान साइन करता है तो अप्रूव हो जाता है कि हाँ भाई इस इंसान ने अप्रूव कर दिया, मैंने चेक में साइन कर दिया, यानी मैंने अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई चेक से पैसा निकाल ले, मैंने अप्रूव किया। उसी तरह कंपनी साइन तो कर नहीं सकती, भले ही हमने उसे कपड़ा पहना दिया है बट वो साइन तो नहीं कर सकती। अब भाई कंपनी क्या रिलायंस अपना हाथ निकालेगा बिल्डिंग से ऐसा और साइन करेगा? ऐसा तो नहीं होगा भाई, जिस दिन हो जाएगा उस दिन तुम भाग जाओगे। तो उस सिचुएशन में कंपनी को एक कॉमन सील दिया गया है, यानी थप्पा जिसको बोलते हैं। ये ऑथेंटिकेट करता है जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी शील कंपनी का जिस कंपनी का है वो लग गया, ऑथेंटिकेट हो गया कंपनी का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये पहले कंपलसरी था कॉमन सील रखना, बट अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट 2015 में आया और उसके बाद ये ऑप्शनल हो गया, यानी अब कंपनी चाहे तो थप्पा मार सकती है कॉमन सील लेके, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, या दो डायरेक्टर, ध्यान से सुनना, एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन है दो डायरेक्टर मिलकर साइन करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, यानी कॉमन सील के बराबर माना जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड कब होगी? जब कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी शेयर से लिमिटेड होगी। एक चीज़ याद रखना, यहाँ जो लायबिलिटी लिमिटेड है वो मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जिस कंपनी में मेंबर की लायबिलिटी शेयर के द्वारा लिमिटेड है तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी। गारंटी कंपनी है तो गारंटी होगी, एंड अनलिमिटेड होगी तो अनलिमिटेड। ये शेयर ये जो मेंबर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मत समझना कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब तीन तरीके की लायबिलिटी के हिसाब से तीन तरह की कंपनी होती है। सबसे पहला होता है सेक्शन 2 क्लॉज 21 में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें होता क्या, मैं सिंपल बता देता हूँ। एग्जांपल है भारत एक, मैं बता देता हूँ। मेरी कंपनी है एकेजी कंपनी, एकेजी लिमिटेड। मैंने एकेजी लिमिटेड को बोला कि भाई देख मैं 1 लाख रुपए दूंगा जब कंपनी बंद होने लगेगी। इसी को गारंटी कंपनी बोलते हैं, यानी जब तक कंपनी चल रही है मेरे से 1 रुपया नहीं मांग सकते ये लोग, बट मेरी लायबिलिटी है, जब जिस दिन वो बंद होगी मेरे को 1 लाख रुपए देना होगा एज ए गारंटीड अमाउंट। इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 21 में गारंटी कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 22 में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें होता क्या है, जो कंपनी का शेयर है ये तो नॉर्मल सब जानते हैं भाई, मैंने शेयर लिया, जो अनपेड अमाउंट है वो तो मेरे को देना होगा, वो कंपनी कभी भी मांग सकती है, तो मेरी लायबिलिटी वो शेयर के अमाउंट तक ही लिमिटेड है। फिर एक अनलिमिटेड कंपनी, इसमें सब सोचते हैं कि भाई मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट कब होती है? जब कंपनी वाइंड अप होने लगता है तब, यानी ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द पीरियड, यानी जब तक कंपनी चल रही है तब तक मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही है। बट जब कंपनी बंद होने लगेगी और उस टाइम अगर एसेट से पूरा लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हुआ, उस सिचुएशन में कंपनी की लायबिलिटी मेंबर्स पे अनलिमिटेड लायबिलिटी चढ़ेगी। समझ में आ रहा है यहाँ पर? नेक्स्ट, अब फीचर्स की बात करें तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, एकदम वही वाला बात है कि कंपनी और मेंबर दोनों अलग अलग हैं। देखो यहाँ एक कॉर्पोरेट वेल है, वेल मतलब पर्दा, एक पर्दा है कंपनी और मेंबर्स के बीच में, यानी दोनों सेम नहीं है। ये यही मैंने यहाँ डिफाइन किया है। फिर इसी में एक एक्सेप्शन आता है, एक केस स्टडी होता है सोलमोन वर्सेस सोलमोन लिमिटेड। ये मैंने पूरी केस स्टडी लिखी है, शॉर्ट सीरीज में भी मैंने ये केस स्टडी तुम्हें बताया कि सोलमोन एक कंपनी खोलता है और सारे जो सब्सक्राइबर होते हैं उसके कंपनी के वो और उसका परिवार वाला होता है, और उसके पास सिक्योर डिवेंचर होते हैं कंपनी का, ठीक है। जब वाइंडिंग अप का टाइम आता है तो सिक्योर डिवेंचर का पेमेंट सबसे पहले होना था, तो उसने अपने आप को पेमेंट कर लिया क्योंकि उसके पास सिक्योर डिवेंचर थे। तो सारे क्रेडिटर उठ के गए केस करने, बोले भाई ये अपने आप को कैसे पे कर रहा है। तो उसी में केस डिसाइड हुआ कि भाई देख दोनों अलग अलग हैं, कॉर्पोरेट वेल है दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सोलमोन लिमिटेड, ये पूरा मैंने केस स्टडी बताया है।
पूरा मैंने बताया भाई। आज मेरे पास ये दूसरा वाला टैबलेट है, इसमें अच्छे से हो नहीं रहा है, एंड प्लस थोड़ा मतलब सेटअप नहीं हो पाया, तो इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना। अब इसी में एक्सेप्शन है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। कोर्ट ने बोला भाई ये तो कॉर्पोरेट वेल्थ का, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सोलमोन भले यहाँ इनोसेंट था, बट हो सकता है कि कोई लोग लूप होल खोज के इसका गलत इस्तेमाल करे। तो उन्होंने कोर्ट को पावर दिया, लॉ ने कोर्ट को पावर दिया कि भाई अगर कोई कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल करेगा तो कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट कर दो और डायरेक्टली उस आदमी को लायबल ठोको। इसी के कारण तो विजय माल्या, नीरव मोदी ये सब भागे हुए हैं। अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ये वाला केस नहीं होता, सॉलमन वर्सेस सॉलमन लिमिटेड, तो आज वो लोग भी तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का इस्तेमाल किए हैं। तो वो लोग बोलते भाई मैं तो लायबल ही नहीं हूँ, कंपनी ने फ्रॉड किया, कंपनी को पकड़ो। बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इस कारण से उनको लायबल हेल्ड किया गया, डिसरिगार्ड करके कॉर्पोरेट वेल्थ को। अब कौन कौन से केस स्टडी मॉड्यूल में जो दिए हुए हैं, एलन एनिमी, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, लीगल लेजिस्लेशन, कंपनी एज एन एजेंट, मिसकंडक्ट, ये सब मैंने शॉर्ट्स में डिफाइन किया है, तुम जाकर देख लो। शॉर्ट्स 23 शॉर्ट्स होंगे, अब 40-40 सेकेंड के। भाई इसको इतना तो तुम इंस्टाग्राम पे रीले स्क्रॉल कर लेते हो 1 घंटा में। उसके बाद बात करते हैं अब कंपनीज के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। सबसे पहला कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 62 में ओपीसी। ओपीसी एक प्राइवेट टाइप ही कंपनी है, बट इसमें सिर्फ एक मेंबर होता है। कौन होता है? सिर्फ एक मेंबर, और वो एक मेंबर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना ये बात। 2 क्राइटेरिया है, पहला इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, और दूसरा नेचुरल पर्सन, यानी क्या रिलायंस ओपीसी खोल सकता है? द आंसर इज नो। जिंदा आदमी होना चाहिए, जिंदा, जो सांसें ले रहा है, सांसें, समझ रहे हो, तो वो खोल सकता है, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या अमेरिकन का कोई आदमी आकर यहाँ खोल सकता है? तो वो ओपीसी नहीं खोल सकता। अब ये जो पॉइंट है ये भाई ध्यान से समझना, रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, वो ओपीसी खोल सकता है। अब यहाँ रेसिडेंट बनने के लिए अगर तुम टैक्स में पढ़ोगे, मतलब कहीं भी पढ़ोगे, तो 182 डेज है, बट यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि 122 डेज इंडिया में लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहना होगा। 120 डेज, उससे तुम रेसिडेंट नहीं बन जाते। रेसिडेंट बनने के लिए कितना चाहिए? 182 डेज। यहाँ ओपीसी में प्रोविजन में लिखा है कि लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन इंडिया में रहना होगा। तो क्या 120 दिन रहने से तुम रेसिडेंट बन जाओगे? नहीं बन जाओगे। लेकिन माना जाता है कि इस प्रोविजन, इस एक्ट के लिए कि हाँ भाई रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट 120 दिन जो है लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रिसाइड करना होगा। उसके ओपीसी एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा, जो कि सेम यही क्राइटेरिया उसके लिए भी है, और ये अपना रिटर्न कंसेंट देगा कि हाँ भाई मैं नॉमिनी हूँ। उसके ओपीसी नॉमिनी कभी भी हटा सकता है, एंड वो नॉमिनी भी कभी भी छोड़ सकता है ओपीसी। उसके बाद एक आदमी एक ही ओपीसी में मेंबर और दूसरे में नॉमिनी बन सकता है, यानी एक टाइम पे मैं एक ओपीसी मैंने खोला, एकेजी ओपीसी, तो वो ओपीसी का मैं मेंबर हूँ, और दूसरा नेहा शर्मा के ओपीसी में मैं नॉमिनी हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ। बट ये नहीं कर सकता कि मैं, एक मेरा दोस्त है मिस्टर एक्स, उसके ओपीसी में भी नॉमिनी हूँ और नेहा शर्मा के ओपीसी में भी नॉमिनी हूँ, नहीं कर सकता। एक टाइम पे 2 नॉमिनी 2 ओपीसी का नहीं बन सकता, एक टाइम पे 2 मेंबर भी नहीं बन सकता एक ओपीसी का। यानी कि मैंने अपनी भी ओपीसी खोली और नेहा ने बोला कि तू मेरी ओपीसी का भी मेंबर बन जाए, और नेहा हट गई, मैं वहाँ का भी मेंबर, यहाँ का भी मेंबर, ये नहीं कर सकता। एक आदमी एक टाइम पे एक ही ओपीसी में मेंबर और दूसरे में नॉमिनी हो सकता है। फिर ओपीसी कैन नॉट इंगेज, ओपीसी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जैसा काम नहीं कर सकता, यानी सेक्शन 8 कंपनी में ना काम कर सकता है, ना कन्वर्ट हो सकता है, ना ही वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस कर सकता है, और बाकी वो प्राइवेट और पब्लिक में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है प्राइवेट कंपनी डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। देखो प्राइवेट कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसके आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन हो। कौन कौन से? पहला, शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन हो। दूसरा, ओपीसी को छोड़ के मैक्सिमम जो मेंबर है वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 200 के लिमिट में कौन कौन काउंट नहीं होगा? जो करंट एम्प्लॉय है, मेरा कंपनी का एम्प्लॉय है, उनको मैंने शेयर दिया, क्या वो ये 200 के लिमिट में काउंट होंगे? आंसर नहीं होंगे। उसके बाद
एक्स एम्प्लॉय, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय थे कोई लोग, मैंने उन्हें शेयर किया, अब वो लोग कंपनी छोड़ के चले गए बट शेयर अभी भी उनके पास है, तो क्या वो काउंट होंगे? द आंसर इज नो, वो काउंट नहीं होंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के टाइम में ही शेयर मिला था। उसके बाद एक और बात कि ज्वाइंट होल्डर, मान लो कोई एक शेयर के दो ओनर है, मैं और नेहा मिलकर एक शेयर होल्ड कर रहे हैं तो हम दोनों को एक गिना जाएगा। और तीसरा है प्रोहिबिशन इन्विटेशन, यानी एक प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक से सब्सक्राइब नहीं करवा सकता अपने शेयर्स। फिर आता है स्मॉल कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। स्मॉल कंपनी वैसी कंपनी है जब ये दो कंडीशन फुलफिल करेगा। पहला, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 4 करोड़ को पार नहीं किया है, एंड टर्नओवर जो है एंड है, यानी दोनों कंडीशन, ये नहीं कि एग्जाम में लिख के आना कि ये कंडीशन हो गया तो स्मॉल कंपनी हो गया, नहीं दोनों। और टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ है लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है। और उसके बाद ये जो अमाउंट है 100 करोड़ और 10 करोड़, ये बढ़ाकर इन फ्यूचर किया जा सकता है इतना तक, इस लिमिट को। अभी तुम्हें क्या याद करना है? 4 करोड़ 40 करोड़, ठीक है, पेड अप 4, टर्नओवर 40। उसके ये सब स्मॉल कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी सेक्शन 8 कंपनी और कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ अंडर स्पेशल एक्ट जैसे कि ICAI, ये सब स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता। फिर आते हैं पब्लिक कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71। क्या खतरनाक डिफिनेशन है इसका। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ सिग्निफिकेंट पॉइंट लिखना होगा, एग्जाम में ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लिख देना कि कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, 7 मेंबर चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी उसके पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये सब यहाँ फ्री है, तो वही सब तुम्हें लिखना है। मैंने पॉइंट्स बनाकर लिख दिया है, ये सब पढ़ लेना तुम। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे कितने तरह की कंपनी होती है। सबसे पहला होती है होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, जिसके पास 1 और मोर सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी कैसी कंपनी? जिसके पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी है। फिर सब्सिडरी कंपनी क्या हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अंदर डिफाइन है सब्सिडरी कंपनी, ऐसी कंपनी या तो कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर या मोर देन 1/2 ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन विदाउट 2 और मोर सब्सिडरी। सपोज करो मेरी एक कंपनी है एकेजी लिमिटेड, ठीक है, और ये एक नेहा की कंपनी है नेहा लिमिटेड। मेरी कंपनी नेहा लिमिटेड के कंपनी में 8 डायरेक्टर हैं, 8 में से 5 डायरेक्टर को मैं कंट्रोल करता हूं, तो तुम नहीं बोल सकते हो कि भाई देख नेहा की कंपनी तो नाम की है, 8 में से 5 तो कंट्रोल आयुष कर रहा है, तो यानी कंपनी किसकी? आयुष की। तो इस सिचुएशन में जब 8 में से 5 डायरेक्टर मेरे कंट्रोल में है तो बोला जाएगा कि एकेजी लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है नेहा लिमिटेड कंपनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस क्या? मोर देन 1/2 ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर, यानी 50% से ज्यादा, 50% नहीं 50% से ज्यादा वोटिंग पावर, यानी टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 50% से ज्यादा मैं होल्ड कर रहा हूं, मेरी कंपनी किसी कंपनी में होल्ड कर रही है, तो भाई मैं उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस, क्या मेरा जो डिसीजन होगा वही होगा। वोटिंग होगा, 49% उधर वोट उठाएंगे, 51% मैं उठाऊंगा, तो भाई मैं ही ना जीतूंगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी या तो खुद से या मेरे 2 सब्सिडरीज हैं, हम तीनों मिलकर उसमें मोर देन 1/2 ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं, तो वो मेरी सब्सिडरी कहलाएगी। यहां तक बात क्लियर है। एसोसिएट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, यानी एटलीस्ट 20% जो है पेड अप शेयर कैपिटल किसी कंपनी में। मैं एकेजी लिमिटेड है मेरी कंपनी एकेजी लिमिटेड रिलायंस में 20% जो है पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती है, तो क्या मैं और रिलायंस एसोसिएट कंपनी हो गए? द आंसर इज यस, हम लोग एसोसिएट कंपनी हो गए। एक और बात याद रखना, 20% से लेकर 50% तक अगर है तो ये एसोसिएट ही कहलाएगा। 50% अगर है तो ज्वाइंट वेंचर होता है, 50 तेरा 50 मेरा, तो 20 से 50% तक में कोई भी परसेंट आ जाए तो वो एसोसिएट कहलाएगा। 50 से थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो वो सब्सिडरी बन जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? और उसके बाद देखो टोटल वोटिंग पावर मिलता कैसे? इक्विटी शेयर से और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। फिर आता है लिस्टेड कंपनी।
लिस्टेड कंपनी डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में एक ऐसी कंपनी जो कि किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। कौन से शेयर लिस्टेड है? जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 81 के अंदर है, यानी मेनली इक्विटी शेयर जो अगर किसी कंपनी का किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, एज सिंपल एज दैट। फिर सेक्शन 8 कंपनी, सबसे ज़्यादा मटेरियल इसी में है भाई। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि कोई सोशल वेलफेयर के मोटिव से बनी है। उसका मेन काम है कि अपने प्रॉफिट को सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना। प्रॉफिट कमाता उसका मेन मोटिव नहीं है, सोशल वेलफेयर करना उसका मेन मोटिव है। इसको प्रिविलेजेस मिले क्या क्या? इसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का। फिर ये जनरल मीटिंग 14 डेज के क्लियर नोटिस में बुला सकता है इंस्टेड ऑफ 21 डेज। मिनिमम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई नीड नहीं है, नॉमिनेशन रिमिनेशन कमेटी का नीड नहीं है भाई, ये सब। एंड एक चीज़ और, पार्टनरशिप जो है इसका मेंबर बन सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, इसमें क्या होता है देखो, अब एनपीओ का काम क्या है? प्रमोट करना। बट कोई आदमी एनपीओ बना रहा है, उसका मेन फोकस है कि भाई एनपीओ के आड़ में प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा छापेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई कंपनी कोई रिक्वायरमेंट ऑफ इस सेक्शन 8 के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं करती है, या फिर कुछ प्रेजुडाइल करती है, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ गलत काम कर रही है, स्मगलिंग का काम कर रही है, या फिर वॉयलेट करती है अपना ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव था और ये प्रॉफिट छापे जा रही है, या कोई फ्रॉड करती है, यानी कुछ भी गलत करती है, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो, यानी उसको बोलने का मौका दो, एंड बोलने के बाद सीधा उसको ठोक दो। ठोक क्या दो? मतलब उसको उसका लाइसेंस रिवोक कर दो, उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, एनसीएलटी में भेजो, वाइंड अप का ऑर्डर दे दो, या फिर एमलगमेट करवा दो सेम ऑब्जेक्टिव वाले कंपनी के साथ। यानी तुम्हारी कंपनी के जैसा ही कोई सेम ऑब्जेक्टिव किसी कंपनी का है तो उसके साथ एमलगमेट करवा देंगे, यानी मिलवा दिया जाएगा। पेनल्टी भी लगेगा कंपनी पे 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, एंड ऑफिसर डायरेक्टर पे 25,000 से 25 लाख बीच में। और अगर फ्रॉड किया तो सेक्शन 447 भी लग जाएगा, और ये सबसे खतरनाक है भाई, ये लग गया तो भैया जेल तो निश्चित है। ये भाई एक ही चीज हो गया 2 बार। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहा है। अब ये गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन मिलकर भी होल्ड कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सिडरी कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी की, वो भी अगर होल्ड करेगी तो वो भी काउंट होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर रजिस्टर हुई है और इंडिया में किसी भी तरीके से बिजनेस कर रही है, जैसे कि एप्पल, सैमसंग, ये सब हो गया। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 72 डिफाइन है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट का कॉम्बिनेशन मिलकर होल्ड कर रहा है। मेनली ये कौन कौन से होते हैं? लाइफ इंश्योरेंस, उसके IDFC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रोड्यूसर कंपनी और कोई भी कंपनी जो नोटिफाई है RBI के द्वारा। फिर आते हैं सेक्शन 406, निधि कंपनी। निधि कंपनी का मेन मोटिव होता है म्यूचुअल बेनिफिट, अपने मेंबर्स को म्यूचुअल बेनिफिट देना, यही उनका मेन मोटिव होता है। फिर आता है गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 455। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी ये चीज़ करवाया हुआ है, तो इसलिए, और ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो इसलिए मैं स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि एक वो अभी कराया है, एंड वो तुम बार बार देख सकते हो, ये भी तुम बार बार देख सकते हो, टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास। गवर्नमेंट कंपनी कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, ये स्टेटस है जो कि किसको मिल सकता है? इनएक्टिव कंपनी को। अभी इनएक्टिव कंपनी कैसी कंपनी हुई? जो कि ना ही कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है, ना ही उसने एनुअल रिटर्न फाइल किया है, ना ही उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है लास्ट 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए? सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बस इन 4 को छोड़ के। कोई रजिस्ट्रार को पेमेंट हुआ, फुलफिलमेंट ऑफ एक्ट के लिए पेमेंट हुआ, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज हुआ, एंड पेमेंट ऑफ फी, कोई फी वगैरह पे हुआ, मेंटेनेंस का खर्चा हुआ, वो नहीं हुआ। बाकी सारे के सारे सिग्निफिकेंट
अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। गाइस थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो गया था। चलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले प्रमोटर को अपना काम करना होगा। प्रमोटर कौन? प्रमोटर मतलब एनसीडी, यानी जिसका नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में, या वो कंपनी का अफेयर्स कंट्रोल करता है या डायरेक्ट करता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। इन सिंपल जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए नेसेसरी स्टेप लेता है उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। कोई, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है कंपनी के लिए, जैसे कोई सीए काम कर रहा है, किसी सीए को हायर किया गया कि भाई देख कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, सीएस को हायर किया गया, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा। जो काम प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं कर रहा उसको प्रमोटर बोलेंगे। सेक्शन 3 बोलता है कि देखो, कंपनी को फॉर्म करने के लिए पब्लिक कंपनी को 7 मेंबर, प्राइवेट कंपनी को 2 मेंबर और सिंगल पर्सन ओपीसी में 1 मेंबर। फिर सेक्शन 4 मेमोरेंडम। सबसे पहले डिफाइन है मेमोरेंडम सेक्शन 2 क्लॉज 56 में कि मेमोरेंडम चार्टर है कंपनी का, यानी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का पावर बताता है, स्कोप बताता है, जिसके बियॉन्ड जाकर कंपनी काम नहीं कर सकता। इसी में एक आता है सेक्शन 399, वो बोलता है कि कोई भी पर्सन डील कर रहा है जो कंपनी के साथ, वो मेमोरेंडम आर्टिकल जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो सब पढ़ने के बाद ही डील कर रहा है। बाद में वो मना नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो लॉ बोलेगा भाई इधर इधर तूने नहीं पढ़ा, तेरी गलती। सेक्शन 399 में मैंने बोल दिया था कि सबको पढ़ना कंपलसरी है, तो पढ़ना पड़ेगा बस। अब क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम क्या क्या है? सबसे पहला नेम क्लॉज जो कि कंपनी का नाम के बारे में बताता है। फिर आता है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज जो कि कंपनी के रजिस्टर के डिटेल के बारे में बताता है, रजिस्टर ऑफिस कहाँ है उसका। ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है जिसके बाहर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकता है। लायबिलिटी क्लॉज कंपनी का लायबिलिटी कैसा है, मतलब कंपनी है कैसा, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी या अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। उसके बाद फिर आता है कैपिटल क्लॉज, कितना ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का। एसोसिएशन क्लॉज जो फर्स्ट मेंबर है कंपनी के, उनके एड्रेस वगैरह। और लास्ट में एक ओपीसी के केस में नॉमिनी का भी क्लॉज रहता है। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस। 3 डॉक्ट्रिन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस मतलब होता है बियॉन्ड योर पावर, कोई चीज तुम्हारे पावर से बाहर है उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा वीरस, ठीक है। इसमें केस स्टडी है एक एसबरी रेलवे कैरेज। ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी अपने स्कोप के बाहर, मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव लिखा है उसके स्कोप के बाहर जाकर अगर कोई काम कर रहा है कंपनी, तो वो काम वाइड होगा, यानी कि वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। यानी सपोज करो मेरी कंपनी है एकेजी लिमिटेड और मैंने बोला कि मैं टीचिंग करूंगा, मेरी कंपनी पढ़ाने का काम करती है, ठीक है, एकेजी लिमिटेड पढ़ाने का काम करती है, और मैं पढ़ाने के जगह सीमेंट बना रहा हूँ, तो सीमेंट बना रहा हूँ तो भाई ये तो मेरे मेमोरेंडम से ही बाहर है। मेरा मेमोरेंडम मेरा क्या ऑब्जेक्टिव दिया है, मेरा मेमोरेंडम ऑब्जेक्टिव क्या दिया है कि भाई देख जो भी तेरे को काम करना है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर रख के करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ट्यूशन मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है मेरी कंपनी का, तो भाई मैं पढ़ाऊंगा ही ना। अब मैं सीमेंट का बिजनेस करने जा रहा हूँ तो ये तो मेरे मेमोरेंडम में लिखा ही नहीं है और मैं मेमोरेंडम से बाहर जाके कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में जो भी ट्रांजैक्शन मैंने सीमेंट वाले से किया है, जो भी मैंने सीमेंट परचेज किया है, तो वो वॉइड ही है। यानी अगर मैं सीमेंट वाले से सीमेंट ले लूँ और पैसा देने से मना कर दूँ तो क्या वो केस कर सकता है? द आंसर इज नो, वो केस नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्ट्रा वीरस है। उसको पढ़ना चाहिए था मेरा मेमोरेंडम कि भाई मेरे मेमोरेंडम में मेमो क्या करने लगता हूँ यार, मेमोरेंडम मेरा उसमें लिखा नहीं है कि मैं बाहर का कोई काम कर सकता हूँ सीमेंट के रिलेटेड, तो वो उसको पढ़ना चाहिए था, उसकी गलती है, तो ये वो केस नहीं कर सकता। इन सिंपल ऐसा समझो। अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है, कंपनी और आउटसाइडर दोनों केस नहीं कर सकते। यानी मैं किसी से सामान ले लिया, अब मैंने बोला भाई पैसा नहीं दे रहा, तो वो केस करने जाएगा तो बोलेगा इधर इधर। उसका मेमोरेंडम पढ़ा कभी पलटा के, उसके मेमोरेंडम में साफ लिखा है कि वो ये काम कर नहीं सकता, यानी कि वो उसका स्कोप से बाहर है, और स्कोप से बाहर है तो ये अल्ट्रा वीरस है। अल्ट्रा वीरस है तो वॉइड है, बात यहीं पे खत्म हो गया, तुम केस नहीं कर सकते, आपसी मैटर है, आपस में जाके सॉल्व करो, नो केस, गो होम। फिर एग्रीमेंट वाइड होगा क्योंकि ये बियॉन्ड द पावर है। मनी रिसीव अंडर अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन एक्सपेंडेड कैन नॉट बी रिकवर। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, मान लो अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन में मनी रिसीव हुआ, भाई साहब अल्ट्रा वीरस ट्रांजैक्शन में मनी रिसीव हुआ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
रिसीव हुआ, और अगर वो रिसीव करके मैंने खर्चा कर दिया तब तो भैया वो पैसे भी उसे नहीं मिलेंगे। मेरी कंपनी के साथ सपोज करो मेरी कंपनी को बोला गया कि भाई ये रोड बना दे तू, बदले में ये 1 लाख रुपया ले। मैंने 1 लाख रुपये ले लिया, रोड बनाना स्टार्ट किया, नहीं बना, मैंने छोड़ दिया। तो वो मेरे से पैसा मांग रहा है। मैंने बोला क्यों, मैं पैसा क्यों दूँ, मेरा काम पढ़ाना है, रोड बनाने का थोड़ी है। तो बोलता अरे तू पहले ना बोलता। तो मैंने बोला तुमने क्यों ना मेमोरेंडम पढ़ा, तुम्हारी गलती। तो वो कोर्ट गया, बोला कि भाई 1 लाख रुपए दिया हूँ, कोर्ट को वापस दिलवा दो। कोर्ट बोला भाई 1 लाख कहाँ है। मैंने बोला रोड के सामान लेने में खर्चे हो गए। तो कोर्ट बोलता है भैया अब कुछ नहीं हो सकता, पैसे खर्चे हो गए अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो रिकवर नहीं होंगे। द प्रॉपर्टी एक्वायर अंडर द अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। अब मान लो 1 लाख से मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया और बोला या पैसा खर्चा, अब ये प्रॉपर्टी मेरी। कोर्ट बोलेगा इधर इधर सुन, सी लगते है तेरे को, तूने प्रॉपर्टी खरीदा जानबूझ के, तेरे को सब कुछ पता था, चुपचाप से प्रॉपर्टी उसको दे। जहां मनी एक्सपेंड नहीं हुआ और प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंट पे है, तो आउटसाइडर क्या कर सकता है कि इंजेक्शन ऑर्डर यानी रेस्ट्रेन ऑर्डर फाइल कर सकता है। यानी कि पैसा खर्चा नहीं हुआ है, तो अब आउटसाइडर को पता चल गया कि ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है, वो कोर्ट जाएगा, सीधा इंजेक्शन ऑर्डर फाइल करेगा, रेस्ट्रेन ऑर्डर, जो कि मेरे पे फाइल करेगा। इससे क्या होगा, मैं वो पैसा यूज करने के लिए अब मैं उसको यूज नहीं कर सकता, यूज करने की पावर मैंने खो दिया। जैसे ही इंजेक्शन ऑर्डर आया, कोर्ट ने मेरे को रोक दिया कि रुक जाओ, वो पैसा अब तुम यूज नहीं कर सकते। ये ले भैया सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम तुम्हें स्कोप क्या क्या तुम्हारा काम तुम कर सकते हो वो बताता है। आर्टिकल बताता है इंटरनल रूल्स कि इंटरनली कैसे सब कुछ मैनेज होगा। इसमें ड्यूटीज़ वगैरह डिफाइन होती है और इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट मैनर में बनाया जाता है ताकि अच्छे से फॉलो करे। और ये बाय लॉज है कंपनी के, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ याद ध्यान रखना, आर्टिकल बनाने के लिए कुछ टेबल ऑलरेडी शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं, उसी फॉर्म में आर्टिकल बनता है। आर्टिकल में एक इनरिचमेंट प्रोविजन रहता है जिसको इंट्रोड्यूस ही किया जाता है, प्रोटेक्ट समथिंग। ये इनरिचमेंट प्रोविजन क्या हुआ, आर्टिकल में इनरिचमेंट प्रोविजन डाला जाता है इसलिए कि अगर कोई रूल्स बने आर्टिकल में, सपोज करो कोई ड्यूटीज डिसाइड हुआ आर्टिकल में, तो ये प्रोविज़न जब रहेगा आर्टिकल में तो वो ड्यूटी हम कम नहीं कर सकते, बढ़ा जरूर सकते हैं। यानी रिस्ट्रिक्टिव होता है, यानी कि कोई ड्यूटी है, मतलब कोई चीज़ है, इतना तुम्हें 8 घंटा काम करना है, तो उस 8 घंटा को घटाकर हम 6 घंटा नहीं कर सकते अगर इनरिचमेंट प्रोविज़न है। यानी और बढ़ा सकते हैं बट कोई चीज़ घटा नहीं सकते। उसके बाद आते हैं इनरिचमेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया जाता है, या तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दो या इनकॉर्पोरेशन के बाद इंट्रोड्यूस कर दो। ये इंट्रोड्यूस कब होगा, कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी के केस में और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रिजोल्यूशन यानी 75% लाने पर। फिर सेक्शन 6 आता है, वो ओवर राइडिंग इफेक्ट बताता है। यानी इन सिंपल कौन सबसे बड़ा, सबसे पहला सबसे बड़ा कौन, कंपनीज एक्ट दादाजी, फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पापा जी, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि तुम बेटा जी, एंड उसके बाद अदर डीड्स एंड डॉक्यूमेंट यानी तुम्हारा बेटा जी। ठीक है। फिर सेक्शन 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करने के लिए 7 डॉक्यूमेंट चाहिए तुम्हें। सबसे पहला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा एक डिक्लेरेशन चाहिए सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, किसी भी एक आदमी से, तुम इन 4 में से किसी भी एक आदमी से, ठीक है, और एक पर्सन जो कि आर्टिकल में साइन किया है, यानी ये इन 4 से और एक पर्सन जो आर्टिकल साइन किया है, इन दोनों से डिक्लेरेशन लेना है कि सारा एक्ट का रिक्वायरमेंट तुमने कर दिया है। फिर जो मेमोरेंडम साइन किया यानी जो मेंबर है उससे एक डिक्लेरेशन लेना है कि भाई देख, कंपनी मतलब हम लोग ने, मेंबर ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई फ्रॉड नहीं किया है लास्ट 3 ईयर में, या फिर कोई ऑफेंस कन्विक्ट नहीं किया है कंपनी के फॉर्मेशन प्रमोशन में, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। फिर एड्रेस देना होगा कॉरस्पॉन्डेंस का इसमें। उसके बाद एमओए सब्सक्राइबर, आर्टिकल सब्सक्राइबर, नेम, सरनेम, सब कुछ। एंड फिर डायरेक्टर इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा। ये क्या होता है, मान लो एक डायरेक्टर 2-3 कंपनी में डायरेक्टरशिप कर रहा है,
तो वो बताना पड़ता है कंपनी को कि देख भाई मैं नेहा की कंपनी का भी डायरेक्टर हूँ और अपनी कंपनी एकेजी लिमिटेड का भी डायरेक्टर हूँ, यानी मैं 2 कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो ये मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम डायरेक्टर एक कंपनी में 15 हो सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। ये सब CS अगर तुम करोगे तो उसमें पढ़ोगे, एंड CA में भी पढ़ोगे, इंटर में आओगे तो। अब देखो ये पूरा प्रोसेस है, पहले डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट होगा, रजिस्ट्रार सब कुछ चेक करेगा, सब कुछ सही रहा, रजिस्ट्रार एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक इशू कर देगा। बट अगर कोई फ्रॉड, ओमिशन टू प्रोवाइड यानी कुछ गलत या कोई चीज़ भूल गए तुम, या सुपरविजन ऑफ फैक्ट यानी कोई बातें छुपाए हो तुम, और ये पता चल गया ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तुम पे सबसे खतरनाक सेक्शन जिसमें जेल होना कंपलसरी है, सेक्शन 447 लग जाएगा। और मान लो कभी कभी होता है क्या, कंपनी इनको रजिस्ट्रेशन होने के बाद पता चलता है, तो तुम पे सेक्शन 447 तो पक्का लगेगा ही लगेगा। कंपनी को NCLT फोरम भेज दिया जाएगा। NCLT क्या क्या कर सकता है, मैनेजमेंट चेंज कर सकता है, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है, कंपनी का नाम ही कैंसिल कर सकता है, या फिर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देगा। जो उसको लगेगा भाई वो ही करेगा। फिर सेक्शन 2 क्लॉज 84 बात करता है शेयर्स के बारे में कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये मूवेबल होते हैं, एंड ये 2 तरह के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। एंड काइंड ऑफ शेयर के 2 काइंड होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस। शेयर्स मूवेबल होते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। सेक्शन 45 बोलता है कि हर शेयर के पास एक डिस्टिंक्ट नंबर है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 ये सिंपल बोलता है जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा, कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होगा, मेंबर कंपनी अलग अलग होंगे, यही बात बोलता है। सेक्शन 10 बोलता है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जैसे ही मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रजिस्टर हो जाएंगे तो कंपनी और उसके मेंबर को जो मेमोरेंडम में बातें लिखी है वो बात माननी होगी। उसके कंपनी मेंबर अगर कोई पैसा देता है कंपनी को तो मेंबर भी जैसे क्रेडिटर ट्रीट होता है वैसे ट्रीट होगा, वही सब बातें यहाँ लिखी हुई है। अब डिफरेंस क्या है देखो, मेमोरेंडम ऑब्जेक्टिव बताता है कंपनी का, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल मैनेजमेंट के साथ रेगुलेशंस बात करता है। रिलेशनशिप क्या है, MOA रिलेशनशिप बताता है आउटसाइडर के साथ, AOA बताता है मेंबर लोग के साथ। MOA को अल्टर करना इतना आसान नहीं है, AOA का अल्टर करना आसान है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है MOA AOA, एग्जाम में लिख के मत आना, मार दूंगा, मैं बता रहा हूँ। फिर आता है एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेकेंड डॉक्ट्रिन। ये बोलता है कि जो भी पर्सन डील कर रहा है कंपनी के साथ उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल और अदर डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, और अगर वो नहीं पढ़ता है तो कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होगा। सेक्शन 399 वाला ही बात बोलता है कि भाई अगर मेरे कंपनी से डील कर रहे हो तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि तुम लोग ने सब कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ोगे तो कंपनी कभी भी लायबल नहीं होगा। यानी ये कंपनी का देखो, अल्ट्रा वीरस और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में डिफरेंस बताया है मैंने। उसके बाद आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ये क्या बोलता है, अब मान लो कंपनी इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, किसका, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, कि भाई उसने नहीं पढ़ा। तो इस सिचुएशन में देखो कभी कभी क्या होता है, इंटरनल इरेगुलरिटीज होती है, यानी इंटरनल ही मिसमैनेजमेंट होता है। तो अगर कोई इंटरनल मिसमैनेजमेंट होगा तो फिर, और उसने डॉक्यूमेंट वगैरह सब पढ़ा हुआ है और तब भी उसको लॉस हो रहा है क्योंकि इंटरनल में कुछ दिक्कत है, तो इंटरनल मैटर के लिए कंपनी लायबल होगा। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। द मैटर्स रिलेटेड टू कंपनीज इंटरनल आर इंटरनल एंड हिंस नॉट लायबल, आउटसाइडर नॉट लायबल। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है। इसमें देखो मैंने एक एग्जांपल बनाया अच्छा वाला, ये देख लेना तुम लोग, मैं ये नोट्स दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है वहां ज्वाइन कर लो। कंस्ट्रक्टिव में कन है, कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, इंडोर में इन है, इंसान को प्रोटेक्ट करता है। यहां तक समझ में आया। टर्कॉन्स रूल, इसमें हुआ क्या था, रॉयल ब्रिटिश बैंक था एक, उसका MOA AOA उसने सब, और वो जो है एक कोल कंपनी था, ऐसा समझो, रॉयल ब्रिटिश बैंक था और एक कोल कंपनी था। कोल कंपनी लोन लेने के लिए गया, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बोला कि MOA AOA सब कुछ दो, तो उसने सब कुछ पढ़ा, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने सब कुछ पढ़ा, एंड उसने बोला कि भाई BR पास करना होगा, MOA बोल रहा है तो BR पास करो। इन्होंने BR पास करके दे दिया, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने उन्हें लोन दे दिया। जब
लिक्विडेशन का टाइम आता है तो रॉयल ब्रिटिश बैंक आता है, बोलता है कि भाई लिक्विडेटर को, जिसका नाम था टर्कॉन, कि देख भाई ये हमारे पास बॉन्ड है, हमने लोन दिया था, सबसे पहले हमें पेमेंट कर दो। तो टर्कॉन बोलता है कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि एमओए में बोला गया था कि सारे मेंबर्स का चाहिए एसआर पास करने के लिए। तो यहाँ एसआर इनवैलिड है, सॉरी सॉरी सॉरी, एमओए बोला था कि अमाउंट जो है लोन का वो एसआर में लिखना पड़ेगा। एमओए बोला कि जितना अमाउंट का लोन लोगे ना तो एसआर पास करोगे, एसआर पास करोगे तो लिखना पड़ेगा। बट इन्होंने क्या किया था, एसआर में लोन का अमाउंट नहीं लिखा था। तो भाई ये कंपनी की गलती है, इसमें बैंक वाला क्या करेगा, उसने तो पढ़ा, उसने बोला एसआर दो, एसआर पास हो गया, उसने बोला ठीक है अब तो पास हो गया। अब एसआर में तुम कुछ गलती करो तो वो तो कंपनी की गलती है। तो रॉयल ब्रिटिश बैंक गया कोर्ट एंड वहाँ पे ये रूल डिसाइड हुआ कि भाई कंपनी की गलती के लिए आउटसाइडर कभी लायबल नहीं होगा। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी सफरिंग अ लॉस ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट। इसी को टर्कॉन रूल भी बोलते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का? देखो, सबसे पहला एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। किसी आदमी को पता है कि उस कंपनी के अंदर कुछ दिक्कत चल रहा है और तब भी तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो भैया लॉ बोलेगा हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता था कि वहाँ दिक्कत है, तुम्हारे साथ भी दिक्कत हो सकती है, बट तुम फिर भी स्टिल तुम मिल रहे हो, उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम जानो। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटीज। मान लो किसी को शक था कि भाई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और उस शक पे वो एक्शन नहीं लिया, यानी वो ट्राई भी नहीं किया खोजने का, तो उस सिचुएशन में लॉ बोलेगा तेरी गलती, तूने ट्राई क्यों नहीं किया, ट्राई करता कहीं तेरे को मिल जाता कि हाँ यहाँ गलती है, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। फॉर्जरी। अब फॉर्जरी नेगलिजिबल होता है, यानी वॉइड होता है, इसमें कंपनी कभी लायबल नहीं होता है, क्योंकि फॉर्जरी किसी इंसान ने किया रहता है तो वो इंसान लायबल होता है। कंपनी को तुम फॉर्जरी के लिए लायबल नहीं करोगे। यहाँ होता है तुम्हारे कंपनी से खत्म, 2 बार मैंने करवा दिया 21 मार्क्स। अब इसके बाद भी और चैप्टर्स आएंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।